नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि उक्त आदेश पर बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। इस दौरान आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन पत्र में बताए गए फैक्ट्स और आवेदकों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट का फैसला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। ऐसे में अर्जी में कहा गया है कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ नेता होने के साथ ही कई मंत्री पद पर रह चुके हैं। ऐसे में उनकी किताब का कुछ पाठ विवादास्पद है और हिंदू धर्म की छवि को खराब करने वाला है। उन पर आरोप है कि उनकी लिखी किताब को पढ़ने के बाद आवेदक की धार्मिक भावनाओं को आघात हुआ है। आवेदक का मानना है कि बिना किसी सबूत के किसी भी धर्म के बारे में लिखना या उसकी छवि खराब करना नैतिक रूप से गलत है। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है और अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्क के अवलोकन से मेरी ये राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ सघन्य अपराध बनते हैं और आवेदक ने आरोप लगाया कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के कारखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण करीब 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस डेयरी में हर दिन करीब 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही किसानों के लिए नए अवसर भी पैदा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में करीब 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल रूप से हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा वाराणसी में रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ऊर्जा संयंत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित होगा। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की मदद की वजह से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दूध उत्पादकों की अनुरूपता आकलन योजना को समर्पित एक पोर्टल और लोगों का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी वजह से प्रमाणन प्रक्रिया सरल होगी और डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में लोगों को आश्वस्त करेगा। पीएम मोदी जमीनी स्तर पर जमीन पर मालिकाना हक के मुद्दों को काम करने के लिए प्रयास के तहत यूपी की 20 लाख से अधिक नववासियों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय और अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअल वितरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये वाराणसी के विकास को और बेहतर बनाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें ये परियोजनाएं भी शामिल हैं। तो वहीं देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए अब तक ओमिक्रॉन के 216 मामलों का
पता चल चुका है। दिल्ली में 57 मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 65, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 9, गुजरात में 23 और हरियाणा में 1 मामला ओमिक्रॉन का दर्ज किया गया। अब तक देश में 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये चेतावनी भी दी कि कोरोना 3 गुना तेजी के साथ फैलता है और इसीलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस खतरे के बाद भी देश की राजधानी में या देश के कई हिस्सों में सावधानी नहीं नजर आ रही। यही वजह है कि केंद्र ने भी अब राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई। बता दें कि पीएम मोदी ने इस बैठक में कई सवालों पर उनकी निगाह हो गई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इससे पहले एक दिन पहले राज्य में इसके 11 नए मामले सामने आए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में जारी कर बताया कि राज्य में आज ओमिक्रॉन स्वरूप का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और अब तक राज्य में इस स्वरूप के कुल 65 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मरीजों में से 35 को आरटीपीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। साथ ही आपको बता दें कि 1 दिसंबर से कुल 1,50,153 अंतर्राष्ट्रीय यात्री राज्य आए हैं। इनमें से 21,809 मरीज उच्च जोखिम वाले देशों से आए हैं, जबकि सभी की आरटीपीसीआर जांच कर ली गई है। केंद्र ने मंगलवार को ही कहा था कि देश में ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है और नाइट कर्फ्यू पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर इसका क्या फैसला होगा। क्या फिर से कड़े कदम उठाए जाएंगे? ओमिक्रॉन से बचाव के लिए किस सरकार कदम उठाने जा रही है? बूस्टर डोज पर क्या फैसला होगा? क्या बच्चों को वैक्सीनेशन पर कोई फैसला होगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में।